स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया एक नए इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, मीन्स मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें मीन्स इस चैप्टर में हम लोग माध्य माध्यिका बहुलक से संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे, जो पिछली कक्षा में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में होता क्या है, आंकड़ों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ डाटा, जिससे किसी भी चीज़ के बारे में देखकर बहुत ही आसानी से बताया जा सकता है। तो सबसे पहले इसके लिए इसमें चैप्टर में डाटा चाहिए। तो पहला आपका हेडिंग क्या है, आंकड़ों का संग्रह मीन्स कलेक्शन ऑफ डाटा। ये होता क्या है, तो आंकड़ों का संग्रह निष्कर्ष प्राप्ति की ओर सांख्यिकी का पहला चरण है। क्या है, पहला चरण है। यानी आंकड़ों को संग्रहित करने के विभिन्न स्रोत हैं जो इस प्रकार हैं। कैसे हैं, आंकड़ों के स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है, अंतः स्रोत, बाह्य स्रोत। ठीक है, बाह्य स्रोतों को फिर से 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक एवं द्वितीयक। तो संग्रह के आधार पर आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, संग्रह के आधार पर आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, पहला है प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, इस प्रकार के आंकड़े जांचकर्ता द्वारा जांच प्रक्रिया में वास्तविक रूप से संग्रहित किए जाते हैं। यानी इसको वास्तविक रूप से संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। ऐसे आंकड़े को क्या कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े। ये मूल रूप में होते हैं। द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, वे आंकड़े जो पहले ही किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा संग्रहित किए जा चुके हों तथा इन आंकड़ों को जांचकर्ता द्वारा जांच प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। यानी इसको संग्रहित कोई और व्यक्ति करता है और प्रयोग जांचकर्ता करता है। ठीक है, तो ऐसे आंकड़े को क्या कहते हैं, द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। क्लियर है। प्राथमिक आंकड़े कौन है, जिसे जांचकर्ता संग्रहित करता है, और द्वितीयक आंकड़े कौन है, जिसे दूसरा व्यक्ति संग्रहित, पहला व्यक्ति संग्रहित करता है और दूसरा व्यक्ति जांच करता है। तो प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, 2 आंकड़े हो गए। आंकड़ों का वर्गीकरण है, अगली हेडिंग क्या है, आंकड़ों का वर्गीकरण मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। वर्गीकरण की वह रीति जिसके द्वारा संग्रहित यानी एकत्रित किए गए आंकड़ों को उनकी समानता एवं गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों वर्गों में बांटा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। यानी विभिन्न वर्गों में गुणों की समानता के आधार पर बांटा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, ऐसे आंकड़ों को क्या कहते हैं, आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, तो आंकड़े में क्या क्या होते हैं, बारंबारता होता है और संचयी बारंबारता, 2 प्रकार के होते हैं। तो बारंबारता क्या होता है, सबसे पहले बारंबारता, कोई आंकड़ा जितनी बार दोहराया गया हो उसकी बारंबारता अथवा आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, कोई भी आंकड़े 2 बार दोहराया जाए, जैसे किसी कक्षा में 5 छात्रों की लंबाइयाँ 4 फुट तथा 3 छात्रों की लंबाइयाँ 7 फुट है। तो इस तरीके से 2 आंकड़े हुए हैं, यहाँ पर मिले। आंकड़ों को आपने ग्रहण किया और इसमें 2 प्रकार के हैं। समानता क्या मिली, 4 फुट के छात्र हैं और 7 फुट के छात्र हैं, या 5 फुट के छात्र हैं, तो 2 प्रकार के छात्र हो गए, तो इसमें समानता है। तो ऐसे पुनरावृत्ति हो रही है, 4 फुट के कितने छात्र हो गए, 5, तो पुनरावृत्ति कितने छात्रों को हुई, 5। तो ये क्या हो गया, जो पुनरावृत्ति होगी, बारंबार दोहराया जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, बारंबारता। दूसरा क्या है, संचयी बारंबारता। प्रत्येक वर्गअंतराल अपनी बारंबारता में उसकी पहले की वर्गअंतरालों की बारंबारताओं के योग को जोड़ देने पर, यानी अपने पहले के वर्गअंतराल के जो भी आपकी बारंबारता है उसको जोड़ देने पर, वर्गअंतराल की बारंबारताओं को जोड़ देने पर प्राप्त योगफल उस वर्गअंतराल की संचयी बारंबारता कहलाती है। अगर उसके पहले तक के वर्ग के सभी वर्गों के बारंबारताओं को जोड़ दिया जाए तो वह क्या कहलाएगा, उसका संचयी बारंबारता कहलाएगा। ठीक है, ये सब तो आप सभी पहले से ही जानते हैं, केवल आपको यहाँ रिवीजन करना है। अगला क्या है, श्रेणी। ये 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। व्यक्तिगत श्रेणी,
या अवर्गीकृत श्रेणी, असतत श्रेणी एवं सतत श्रेणी। तो सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है? यदि श्रेणी में केवल चर का मान दिया गया हो, किसका मान दिया गया हो? चर, बारंबारताएं नहीं दी गई हैं, तो वह श्रेणी क्या कहलाएगी? व्यक्तिगत या अवर्गीकृत श्रेणी कहलाएगी। ठीक है, कोई भी आपका प्रेक्षण दिया हो, उसमें बारंबारता न दिया जाए और केवल चर के मान दिए जाए, तो ऐसी श्रेणी को क्या कहते हैं? अवर्गीकृत श्रेणी कहते हैं। ठीक, दूसरा क्या है? असतत श्रेणी। तो असतत श्रेणी क्या होता है? यदि श्रेणी में चर के मान तथा बारंबारताएं दी गई है, चर भी दिया गया है और बारंबारता भी दी गई, तो श्रेणी क्या कहलाती है? असतत श्रेणी कहलाती है। तो अगला क्या है? सतत श्रेणी। यदि श्रेणी में चर के मान वर्ग अंतराल के रूप में दिए गए हैं, कैसे दिए गए हैं? वर्ग अंतराल, यानी बारंबारता दिया है, कितनी बार आ रहा है और उस किसका आ रहा है, तो वर्ग अंतराल के रूप में दिया है, तो ऐसी श्रेणी को क्या कहते हैं? सतत श्रेणी। क्लियर हो गया? चर का मान दिया हो, बारंबारता यफ नहीं दिया हो, तो व्यक्तिगत श्रेणी। बारंबारता और चर दिया गया हो, यफ और यक्स दिया गया हो, तो असतत श्रेणी। और वर्ग अंतराल दिया हो, ठीक है, जैसे 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका? सतत श्रेणी। इसमें आपको यफ भी देता है, तो यफ और वर्ग अंतराल देता है, तो क्या हो जाता है? सतत श्रेणी। आगे है बारंबारता बंटन का आलेख, कैसे इसको हम दिखाएंगे? तो बारंबारता बंटन का आलेख है, स्तंभ चार्ट है। तो स्तंभ चार्ट क्या होता है? इसमें आंकड़ों को स्तंभों द्वारा दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? स्तंभ के द्वारा दिखाते हैं। यदि किसी गांव में गेहूं, चावल तथा चने की पैदावार मीट्रिक टनों में क्रमशः 3, 6 और 4.5, 4.5 है, तब इसका स्तंभ चार्ट निम्न होगा। यानी स्तंभ चार्ट आप इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, कैसा था? पहला था गेहूं 3 मीट्रिक टन, तो आप वाई अक्ष पर मीट्रिक टन लिख लेंगे और एक्स अक्ष पर खाद्यान्न के नाम। तो खाद्यान्न में पहला आपका गेहूं है, कितना दिया? 3 मीट्रिक टन, तो 3 की ऊंचाई तक स्तंभ बनाएंगे। 3 की ऊंचाई तक आप स्तंभ बनाएंगे और उस स्तंभ के ऊपर लिख देंगे जिसका भी ये रहेगा। तो यहाँ पर 3 किसका है? गेहूं का, तो गेहूं लिख देंगे। फिर कुछ दूरी पर एक स्तंभ बनाएंगे और उसकी ऊंचाई कितना रखेंगे? वाई अक्ष पर के सामने 6, क्योंकि आपका दूसरा जो है चावल कितना है? 6 दिया हुआ है, तो 6 की ऊंचाई तक ले जाएंगे और उसके ऊपर हम लोग स्तंभ पर क्या लिख देंगे? चावल। ठीक इसी तरीके से अगला है चना। चना की पैदावार कितनी है? 4.5 मीट्रिक टन, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? 4.5 की ऊंचाई तक ले जाएंगे, 5 और 4 के बीच में, और स्तंभ के ऊपर चना लिख देंगे। तो इस तरीके से जो आलेख चित्र आपका तैयार होगा, इसको हम क्या कहते हैं? स्तंभ चित्र। ठीक है, दूसरा होता है आयत चित्र। आयत चित्र भी स्तंभ चित्र की तरह होते हैं, लेकिन ये इसके सभी स्तंभ एक दूसरे से सटे होते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे? आयत चित्र कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है, बस आपको ये दोनों स्तंभ आपके सट जाएंगे, वहाँ पर आपका गैपिंग था। चलिए नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है? पाई चित्र। पाई चित्र हम लोग वृत्त को उसके अनुसार बांट देते हैं, कोणों में विभाजित करके। तो पाई चित्र क्या होता है? चलिए एक बार देख लेते हैं। पाई चित्र बनाने के लिए एक वृत्त बनाया जाता है। वृत्त को ऐसे त्रिज्यखंडों में विभाजित करते हैं जिनके क्षेत्रफल निरूपित किए जाने वाले आंकड़े की समानुपाती हो, यानी एक अनुपात में हो। चूंकि त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल केंद्र पर बने कोण के समानुपाती होता है, इसलिए केंद्र पर कुल बने कोण 360 अंश को निम्न सूत्र द्वारा समानुपाती भागों में बांटकर संगत क्षेत्रफल, यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड बनाए जाते हैं। उसको त्रिज्यखंड के रूप में बना लेंगे। ठीक है, और वो कोण क्या होगा? वृत्त के केंद्र पर समानुपाती कोण क्या होगा? 360 गुणे संगत बारंबारता बटे बारंबारताओं का योग। ठीक है, यानी जो आपको प्रेक्षण के द्वारा आपको बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारताओं का योग निकाल लेंगे और जिसका निकालना है उसका संगत बारंबारता अंश में लिख देंगे और गुणे में 360 कर देंगे, तो केंद्रीय कोण मिल जाएगा। और जितना केंद्रीय कोण मिलेगा, एक त्रिज्या खींचकर इस तरीके से एक त्रिज्या खींचेंगे और उस त्रिज्या पर इसको हम पहला कोण बना देंगे। जैसे कि आपने ऊपर देखा था चना का, मटर और गेहूँ, चावल का, उसी तरीके से उसका हम पहले कोण निकाल कर और यहाँ पर मान रख देंगे।
ठीक है, तो तीनों का योग निकाल लेंगे। तो तीनों का योग क्या क्या था वहाँ पर, 3 था, 6 था और 4.5 था। जोड़ देंगे, 6 4 10 3 13, 13.5 आएगा। ये आपका क्या हो गया, अनुपातिक योग हो गया, यानी बारंबारताओं का योग। तो 360 गुणे चना का निकालना है तो 3 लिख देंगे बटे में 13.5 और इसको सरल करके कोण निकाल देंगे। ठीक, तो पहला चना का कोण आएगा कितना आपका, चना का कोण आ जाएगा, सॉरी गेहूं का कोण था आपका, अनुपातिक योग अनुपात 3 था, मीट्रिक टन में था, तो इसका कोण निकालेंगे 80 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से बार बार चेंज करेंगे और इसको निकालते रहेंगे। ठीक, अगला है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, जो इस चैप्टर का मुख्य है, जो इसमें हमें पढ़ना है माध्य माध्यिका बहुलक, और उसके लिए उसके ऊपर अभी हम जो भी चीज़ें पढ़े हैं, ठीक है, चाहे सतत हो चाहे असतत हो, इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर आवश्यक होंगी। ठीक है, तो चाहे आंकड़े किसी भी प्रकार के हों, सतत हो, संचयी बारंबारता, कुछ भी हो, तो वह सारी चीज़ें यहाँ पर ज़रूरत लगेंगी, इसलिए आपको वहाँ पर पढ़ना पड़ा। तो आगे क्या दे रहा है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापे में किसी श्रेणी में चर का वह मान जो श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें निम्न हैं, कौन कौन सी, माध्य, माध्यिका, बहुलक। ठीक है, तो पहला क्या है, माध्य है। तो पहला हम लोग माध्य देखते हैं क्या दिया है, समांतर माध्य। इसके पहले भी हम लोग समांतर माध्य पढ़ चुके हैं। तो समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य को यक्स बार, यक्स लिखकर इसके ऊपर एक खड़ी लाइन, बेड़ी लाइन लगा देंगे, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, बार, यक्स बार से निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो यदि श्रेणी अवर्गीकृत है तो यन पदों का मान क्रमशः x1 x2 x3 डैश डैश xn हो, तब प्रत्यक्ष विधि से यक्स बार यानी समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग बटे में संख्याओं के पदों की मान। तो संख्याओं का योग यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश डैश xn तक, और बटे में पद 1 2 3 4 कितने हैं, यन। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यन। इसको शॉर्ट में 1/n सिग्मा ऑफ x भी लिखा जाता है। लघु विधि में क्या होता है, a प्लस सिग्मा ऑफ d अपान n, a प्लस सिग्मा ऑफ d अपान n, जहाँ a क्या होता है, कल्पित माध्य होता है, और d क्या होता है, विचलन होता है, जिसको हम x माइनस a करके घटाते हैं और निकालते हैं। तो जब इस तरीके से x का मान यानी समांतर माध्य निकालना हो तो a यानी कल्पित माध्य, n यानी पदों की संख्या, d यानी विचलन निकाल कर रख देंगे और लघु विधि से समांतर माध्य आपका आ जाएगा। ये था जब श्रेणी अवर्गीकृत है, तब के लिए। जब श्रेणी वर्गीकृत है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो उसके लिए भी सूत्र है, यदि श्रेणी असतत अथवा सतत है और यदि n पदों का मान क्रमशः x1 x2 एंड so on xn है, इनकी संगत बारंबारताएं क्रमशः f1 f2 एंड so on fn है, तो प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य x बार बराबर हो जाता है x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 एंड so on xn fn अपॉन f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड so on fn। ठीक है, यानी शॉर्ट में इसको सिग्मा ऑफ fx अपॉन सिग्मा ऑफ f भी लिखते हैं, यानी सिग्मा ऑफ fx अपॉन सिग्मा ऑफ f निकाल कर दोनों को भाग दे दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य आ जाएगा, यक्स बार आ जाएगा। ठीक है, अगर लघु विधि पूछ ले तो लघु विधि के लिए सूत्र क्या होता है, यक्स बार यानी समांतर माध्य बराबर ए कल्पित माध्य प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी अपॉन सिग्मा ऑफ एफ। क्लियर है, सिग्मा ऑफ एफ डी क्या होता है, अभी आपको बताया गया, डी मीन्स विचलन, और अलग अलग विचलन को एफ से उनके संगत बारंबारताओं से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ एफ डी अपान में सिग्मा ऑफ एफ यानी बारंबारताओं का योग प्लस कल्पित माध्य ए। इसको हल करेंगे तो क्या जाएगा, आपका समांतर माध्य आ जाएगा लघु विधि से। अब यहाँ से कुछ नई चीज़ें आपको पढ़नी है, गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, यदि श्रेणी अवर्गीकृत है तब गुणोत्तर माध्य पदों के मानों के गुणनफल का यनवा मूल
होता है, अर्थात गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिकल मीन बराबर क्या हो जाएगा, x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 एंड सो ऑन xn की होल पावर 1/n, होल पावर क्या हो जाएगा 1/n। ये आपके गुणोत्तर माध्य का फार्मूला हो गया। यदि श्रेणी असतत अथवा सतत है तब सूत्र क्या हो जाएगा, इसी का गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिकल मीन GM बराबर x1 F1 मल्टीप्लाई x2 F2 मल्टीप्लाई xn Fn की होल पावर 1/n। यहाँ पर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया किसका साथ में, F1 F2 F3 एंड सो ऑन Fn तक, किसके साथ, x1 के साथ, और पावर आपका सेम है 1/n। ठीक है, जितने पद हैं उसका 1/n कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, हरात्मक मान। हरात्मक माध्य क्या होता है, यदि श्रेणी अवर्गीकृत हो, क्या हो, अवर्गीकृत हो, तो क्या हो जाएगा, हरात्मक मान यानी हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू HM इज इक्वल टू n अपान होल अपान 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 एंड सो ऑन 1/xn। इस तरीके से हम सभी पदों की व्युत्क्रमों का योग, सभी पदों के यानी चरों के व्युत्क्रमों के योग को क्या करेंगे, n के मान यानी पदों के मान लिखकर पदों के मान को भाग दे देंगे व्युत्क्रमों के योग से, तो क्या आ जाएगा, हार्मोनिक मीन HM आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यदि श्रेणी असतत है, कैसा है, असतत है अथवा सतत है, तब क्या करेंगे, HM इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ऑफ f, क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ f यानी बारंबारताओं का योग अपान F1 अपान x1 प्लस F2 अपान x3 प्लस एंड सो ऑन Fn अपान xn। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा आपका, हार्मोनिक मीन मिल जाएगा। कब, जब श्रेणी असतत होगा तब। चलिए इसी तरीके से आगे क्या दिया देखते हैं, भारित माध्य दिया हुआ है। भारित माध्य कैसे निकालेंगे, यदि किसी श्रेणी के चर के मान x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn है, तो उनके भारित मान W1 W2 W3 एंड सो ऑन Wn, तब भारित माध्य क्या हो जाएगा, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 एंड सो ऑन Wn xn होल अपान W1 प्लस W2 प्लस Wn। ठीक है, यानी क्या मिलेगा, सिग्मा ऑफ WX1 अपान सिग्मा ऑफ W, जहाँ W क्या है, भारित मान है, x क्या है, चर के मान है। ठीक है, x1 x2 चर है। तो इस तरीके से ये था आपका समांतर माध्य, जो आपने आज अभी पढ़ा और इसके पहले की कक्षाओं में भी आप पढ़ चुके हैं। आज आपने इसका रिवीजन किया है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में आपने जल्दी जल्दी पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे माध्यिका, और माध्यिका क्या होता है, मीडियन मीन्स मीडियन। ये क्या होता है, यदि श्रेणी अवर्गीकृत हो, तो वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों के लिए अलग अलग तरीका है। तो अवर्गीकृत है तब क्या होगा, प्रेक्षणों की संख्या n आंकड़ों को अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, यदि प्रेक्षणों की संख्या n है और उसको आरोही अवरोही में व्यवस्थित कर दें और n का मान क्या हो, विषम हो, कैसा हो, n विषम संख्या हो, तब माध्यिका का सूत्र होता है n प्लस 1/2वें पद का मान। क्या होगा, n प्लस 1/2वें पद का मान, वो भी कैसे, आरोही या अवरोही क्रम में रहेगा तब। ठीक है, यदि संख्या का मान n क्या हो, सम है, तब क्या हो जाता है, माध्यिका बराबर n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान कि होल अपॉन 2 या 1/2 मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। ठीक है, कब के लिए है ये, जब पदों की संख्या सम हो, तो इसमें भी आरोही या अवरोही में लिखने के बाद ही आप निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक। अगला है यदि श्रेणी असतत है, कैसी है, असतत। ठीक है, तो दिए गए चरों के मानों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके
संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? संचयी बारंबारता। और यदि n संख्या विषम है तब माध्यिका सूत्र वही होगा जो आप ऊपर पढ़े हैं, n+1/2वें पद का मान। और यदि n विषम है तो n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान (1/2). ठीक है, (2) या मल्टीप्लाई में 1/2 आप लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला ही फार्मूला हो, सम हो या विषम, पहले आरोही अवरोही में लिख लेंगे। ठीक है, इसकी और संचयी बारंबारता ज्ञात कर लेंगे, फिर इसको हम लोग हल करेंगे। इसके बाद क्या है? यदि श्रेणी सतत है, कैसी है? सतत, तो क्या करेंगे? दिए गए आंकड़ों की संचयी बारंबारता सारणी ज्ञात करके n/2वें प्रेक्षण, क्या करेंगे? n/2वें प्रेक्षण वाले वर्ग माध्यिका वर्ग को ज्ञात करते हैं। ठीक है, और उसके बाद सूत्र क्या हो जाएगा? माध्यिका बराबर L + n/2 - c अपॉन f मल्टीप्लाई h। तो अब आप सोच रहे होंगे c क्या होता है, तो चलिए c के बारे में भी दिया हुआ है। c क्या है? माध्यिका वर्ग, सबसे पहले L क्या होती है? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, यानी n/2 आपने जो निकाला है और वह किस माध्यिका में आ रहा है? उस माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होगी L। फिर f क्या है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। h क्या है? माध्यिका वर्ग का आकार। ठीक है, c क्या है? माध्यिका वर्ग की पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है, यहाँ तक। अगला आपका दिया हुआ है बहुलक। तो बहुलक क्या होता है? तो बहुलक के लिए भी श्रेणी वर्गीकृत है, अवर्गीकृत है, क्या है उसके आधार पर ज्ञात करेंगे। तो पहला दिया हुआ है यदि श्रेणी अवर्गीकृत है, तो श्रेणी में अधिकतम बार पुनरावृत्ति वाले मान, जो अधिकतम बार आया रहेगा उसकी पुनरावृत्ति जिसकी हुई रहेगी, वही आपका क्या हो जाएगा? बहुलक, श्रेणी का बहुलक कहते हैं। ठीक है, जो सबसे अधिक बार आएगा, जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार होगी, वही मेरा क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। तो इसे आप देखकर बता सकते हैं, कोई हल करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या है? यदि श्रेणी असतत है तब श्रेणी में अधिकतम बारंबारता वाले चर के मान को बहुलक कहते हैं, यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक आ रहेगी उसके चर को क्या कहते हैं? बहुलक। ध्यान दीजिएगा, बारंबारता नहीं आपका बहुलक होगा, बारंबारता जिस वर्ग में है उस वर्ग के चर को क्या कहेंगे? बहुलक। और किस बारंबारता को लेंगे? जो सबसे अधिक बार आया हो उसके चर को क्या कहेंगे? बहुलक। अगला क्या है? यदि श्रेणी सतत है तब क्या सूत्र हो जाता है? अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। ठीक है, बहुलक वर्ग को ज्ञात करते हैं, और बहुलक वर्ग जैसे ही ज्ञात हो जाएगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा? L + f1 - fo या f0 भी बोलते हैं, f0 लिखते हैं, (f1 - f0 - f2 मल्टीप्लाई h। ठीक है, L क्या है? अभी आपको बताया गया है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। बहुलक वर्ग आप पहले ही निकाल चुके, अधिकतम बारंबारता वाला। h क्या है? बहुलक वर्ग का आकार है। f1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता है। तो f0 क्या है? नहीं, f0 क्या है? बहुलक वर्ग से पहले, तो बहुलक के ऊपर जो रहेगा वो उसकी बारंबारता। f2 क्या है? बहुलक वर्ग से अगले यानी उसके आगे यानी उसके नीचे वाले वर्ग की बारंबारता। इन सभी चीज़ों को रख देंगे तो आपका बहुलक आ जाएगा। कब? जब श्रेणी सतत होगी तब। ठीक है, तो ये आपके बहुलक निकालने का, माध्यिका निकालने का और माध्य निकालने के आपने यहाँ पर सूत्र देखा है, और किस तरीके से कैसा दिया रहेगा तो निकालने का तरीका देखा है। तो अधिकतर इसके चैप्टर से छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट फार्मूला यहाँ पर आपको याद रखना है, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध होता है। वो क्या संबंध होता है? बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका - 2 गुणे माध्य होता है। क्या होता है? बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका - 2 गुणे माध्य होता है। इसको आप लोग याद रख लीजिए, इसकी आवश्यकता इस चैप्टर में पड़ेगी। ठीक है, एक जगह इसको नोट कर लीजिए। अगला क्या है?
अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य यदि x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn प्रेक्षण हो तथा बारंबारता क्रमशः f1, f2, fn है तो f1 x1 प्लस f2 x3 प्लस f3 x3 एंड सो ऑन fn x1 होल अपॉन f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड सो ऑन fn होता है। ठीक है, ये भी अभी आप ऊपर देख चुके हैं फार्मूला। इसके बाद समस्त प्रेक्षणों में सर्वाधिक बारंबारता वाले प्रेक्षण का मान बहुलक कहलाता है। प्रेक्षण में सबसे अधिक जो बारंबारता रहेगी उसी प्रेक्षण के मान को क्या कहते हैं? बहुलक। उसके यक्ष को क्या कहते हैं? बहुलक। चर को बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो पाई चित्र में यदि मद का मान यानी केंद्रीय कोण दिया हो, सारी चीज़ें दी हो, मान उसका निकालना है तो क्या सूत्र होता है? आंतरिक कोण, जो आपको पाई चित्र में मिल जाएगा। कुल मान वो दिया रहेगा और 360 अंश संपूर्ण कोण होता है ये। इन सभी चीज़ों को रख देंगे तो मद का मान मिल जाएगा। मद का मान यक्स बराबर शॉर्ट में थीटा मल्टीप्लाई एन अपान 360 ये फार्मूला होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज के इस चैप्टर में जो भी आपको पॉइंट्स बताए गए हैं उनको आपने नोट किया होगा। चलिए आज के इस माध्यिका बहुलक से संबंधित चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यदि क्या दिया है? यदि 10, 12, 18, 13 तथा P और 17 का माध्य 15 है। कैसा है? 15 है। तो P का मान क्या होगा? ठीक है, तो माध्य आपको दिया है 15, x1, x2, x3, x4, x5 भी दिया हुआ है। इस तरीके से पदों का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद दिए हैं। ठीक है, माध्य दिया है 15। तो फार्मूला आपने पढ़ा है, संख्याओं का योग बटे में पदों का के मान बराबर समांतर माध्य। तो पद का मान कितना है? 6, ये लिख दिए। पदों का योग 10 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 13 प्लस P प्लस 17 और समांतर माध्य 15 दिया है, इसको रख दीजिए। तो पदों को योग कर लें, 10, 12, 22 और 18, तो 22 और 18 40, 10 कितना हो गया? 50 और 3 53, 10 13 63 और 7 70। तो 70 P प्लस P आपका जोड़ेगा नहीं, अच्छा अलग रहेगा। और 15 में 6 का तिरक गुणा कर देंगे तो 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90। अब 90 बराबर 17 प्लस P आ गया। तो 70 को क्या करते हैं? पश्चांतर कर देते हैं। 70 को क्या कर देंगे? पश्चांतर कर देंगे। तो 90 - 70 बराबर क्या हो जाएगा? 20। तो P बराबर आंसर आ गया 20, जो कि आपसे पूछा था। ठीक है, तो आंसर आपका आ गया 20। इस तरीके से यदि आपको फार्मूला याद है और जो वैल्यूज़ दिए पुटअप कर देंगे तो P यानी पद जो चर है वो आ जाएगा। तो दूसरा प्रश्न दिया है, यदि आंकड़ों 59, 62, 65, x, x+2, 72, 85 तथा 94 की माध्यिका 69 हो तो यक्ष का मान होगा। यक्ष का मान क्या होगा? तो आंकड़े में पदों की संख्या क्या है? सम। तो सम के लिए क्या होता है? आपका यह चौथा, आपका जैसे यहाँ पर कौन सा है? कितने पद हैं? 8। तो पदों की संख्या क्या क्या हो जाएगी फार्मूले में? 4, चौथा पद और पांचवा पद। चौथा पद आपका कौन सा है? यक्ष। और पांचवा पद कौन सा है? x+2 होल अपान क्या हो जाएगा? 2। तो इन दोनों को जोड़ दे, बट्टे में 2 लिख दें तो क्या आ जाएगा? यक्ष और यक्ष जोड़कर 2x हो जाएगा प्लस 2 अपान 2। 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या? x+1। ये माध्यिका आ गया। लेकिन माध्यिका आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 69। तो 69 = क्या हो जाएगा? x+1। तो x = 69 - 1 = 68। तो कौन सा आंसर आ गया आपका? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है? इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं माध्यिका को। चलिए अगला प्रश्न देखते क्या है। नीचे दिए गए बंटन का माध्य क्या होगा? माध्य पूछ रहा है। और आंकड़े कैसे दिए हैं आपको? वर्गीकृत आंकड़ा दिया गया है। ठीक है, वर्गीकरण किया गया है। तो इसके लिए हम लोग पहले एक चार्ट बनाएंगे और बंटन का माध्य पूछ रहा है तो विचलन विधि से सॉल्व करते हैं। तो विचलन विधि के लिए सबसे पहले ए क्या हो जाएगा? ए हम लोग इसमें से मान लेंगे, किसको मान लेंगे?
25 को, ठीक है। और ये कहाँ से मिला, वर्ग अंतराल से आपने निकालना सीखा होगा, ठीक है। दोनों वर्ग अंतरालों को, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं, तो 0 + 10 10 आएगा। 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक इसी तरीके सभी को लिखेंगे। और मध्य मान, इसमें से हम लोग कल्पित माध्य ए मान लेंगे, ए बराबर 25। यफ आपको ये सारा दिया हुआ है, ये उतार लेंगे। अब क्या करना है, बारी बारी से यक्स को 25 से घटाएंगे और घटाकर डी विचलन निकाल लेंगे। विचलन निकालकर एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो विचलन मल्टीप्लाई के साथ आ जाएगा। फिर सिग्मा एफ डी निकाल लेंगे। फार्मूला आपका होता है यक्स बार बराबर समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए आपने माना है 25, यहाँ लिख देंगे। सिग्मा एफ डी आपने निकाल चुके हैं 40, यहाँ पे लिख देंगे। और सिग्मा एफ आप ये सब बारंबारताओं का योग यहाँ पर लिखे हुए हैं 36, ये लिख देंगे और सरल कर देंगे, ठीक है। तो 26.11 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा है, चूँकि आप इसको पहले से प्रैक्टिस कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया हुआ है, आपको एक पाई चित्र दिया हुआ है, पाई चार्ट, ठीक है। इसी से संबंधित प्रश्न है। तो क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए पाई चित्र में व्यवसायी द्वारा विभिन्न मदों में खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा है। उसके लिए कुल रुपए कितने हैं, 1,08,000 खर्च किए गए हैं रख रखाव की मद में। तो मद का मान निकालिए। तो क्या पूछ रहा है, रख रखाव की मद का मान निकालना है। तो रख रखाव के मद का मान कितना है, कोण के रूप में 54 अंश। कितना है, 54 अंश। इसी का मान निकालना है। तो इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है। फार्मूला क्या है, थीटा इंटू एन बटे में 360, ठीक है। तो किसका, जिसका कोण पूछा है वही निकालेंगे। तो 54 अंश का निकालना है। तो रख रखाव के लिए आपको ये दिया हुआ है, रख रखाव पर खर्च की गई राशि, ठीक है, कितना है 54 अंश गुणे आपको दिया हुआ है 1,08,000 कुल राशि अपान 360। इसको सरल कर दीजिए तो 1,62,000 आ जाएगा। तो रख रखाव पर खर्च की गई राशि कितनी है, 16,200। कितना आएगा, 16,200। यही आपसे पूछा है। रख रखाव पर खर्च किया गया मद यानी राशि। तो आपका आंसर क्या आया, 16,200 इसका आंसर आ गया। जिस भी चीज़ का पूछेगा उसी का निकालना है, आपको सारी चीज़ों को नहीं निकालना है। यहाँ पर सभी चीज़ों का दिया हुआ है, बट आपको क्या निकालना है, केवल जिस राशि का पूछा गया। खर्च की गई राशि पूछी गई है तो खर्च की गई राशि वो भी रख रखाव पर। तो रख रखाव पर खर्च की गई राशि को हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर कई मद में खर्च किया गया, लेकिन हमसे क्या पूछा है, रख रखाव पर, ठीक है। तो रख रखाव पर खर्च की गई राशि ये आपने लास्ट में निकाला है 54 अंश के कोण के साथ। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 16,200। इस तरीके से इस चैप्टर के जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे, वो आपने सीखा और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट डे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर के हैं उसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू।